प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पद सोपान का सिद्धांत चल रहा है। पद सोपान के सिद्धांत के संदर्भ में मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसके अंतर्गत मैंने पद सोपान का अर्थ, परिभाषा और उसकी रचना के बारे में आपको ठीक तरीके से समझाया था। आज हम पद सोपान के सिद्धांत के अंतर्गत इसकी विशेषताएं इसकी विशेषताएं और पद सोपान प्रणाली कितने प्रकार की होती है, ये दो बातें ले रहे हैं। कौन कौन सी? पद सोपान सिद्धांत की विशेषताएं और पद सोपान प्रणालियों के प्रकार, दो बातें आज हमारे लेक्चर के अंतर्गत होंगी, जो कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो यह बात तो मैंने स्पष्ट कर ही दी थी कि पद सोपान किसे कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसकी व्याख्या या रचना किस प्रकार से की जाती है, ये सब बातें मैंने प्रथम लेक्चर में अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज पद सोपान के सिद्धांत का दूसरा लेक्चर है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथियों को शेयर भी अवश्य ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताएं और पद सोपान की प्रणालियों के प्रकार, ये दो बातें आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब हम लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो संगठन होता है वो मुख्य होता है। इसलिए संगठन की रचना, संगठन की रचना या प्रशासन का ढांचा किस प्रकार से किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मिलता है पद सोपान में कि भाई संगठन की रचना या प्रशासन का जो ढांचा है वह पद सोपान के आधार पर किया जाना चाहिए। उसमें पदों का जो क्रम होता है वह सीढ़ी नुमा रूप में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम भी बनाया है, ये सीढ़ियाँ ही हैं एक प्रकार से। इसके शीर्ष पर एक शीर्षस्थ अधिकारी होगा और उसके बाद में इसके नीचे जैसे ख1 ख2 नामक अधिकारी होंगे, फिर ग1 ग2 अधिकारी होंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से जो पद सोपान होता है इसमें पद सीढ़ियों की तरह होता है। मान लीजिएगा हम ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो सीढ़ियों के हिसाब से जाएंगे, चाहे चढ़ना हो और चाहे उतरना हो। तो इसमें भी चाहे नीचे आने की बात हो या ऊपर जाने की बात हो तो क्रम होगा। कैसे क्रम होगा? जैसे मान लीजिएगा डीजी है तो डीजी डायरेक्ट कांस्टेबल को आदेश नहीं देगा, डीजी आईजी को देगा। ठीक इसी प्रकार से जो कांस्टेबल होता है, पुलिस जो होती है, सामान्य पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल, एचसी का मतलब हेड कांस्टेबल। तो जो कांस्टेबल होता है वह अपनी समस्या हेड कांस्टेबल को बताएगा, हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर को बताएगा। ये नहीं है कि कांस्टेबल अर्थात सिपाही डायरेक्ट डीजी को अपनी बात बताएगा, नहीं। चाहे आदेश देने की बात हो या फिर नीचे से ऊपर अर्थात उत्तरदायित्व की बात हो, तो आदेश से ऊपर से नीचे आएंगे जबकि उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर जाएंगे और इसका एक क्रम होगा। मतलब यहाँ डीजी डायरेक्ट डीआईजी को कोई आदेश नहीं देगा, डीजी आईजी को आदेश देगा। तो इसमें आदेशों का भी एक क्रम होता है और उत्तरदायित्व का भी क्रम होता है। कांस्टेबल का जो उत्तरदायित्व है हेड कांस्टेबल के प्रति होगा, हेड कांस्टेबल का उत्तरदायित्व सब इंस्पेक्टर के प्रति होगा। तो ये क्रम नीचे से ऊपर की तरफ होगा, उत्तरदायित्व का क्रम, जबकि आदेश का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ होगा। नीचे से क्या कह रहा हूं? आदेश का क्रम ऊपर से नीचे होगा, उत्तरदायित्व का क्रम नीचे से ऊपर होगा। फिर से बोल रहा हूं, आदेश ऊपर से नीचे, उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर। जैसे मैंने यहाँ दिखाया भी आपको कि वास्तविक रूप में जो पद सोपान होता है वह पिरामिड प्रकार का होता है, जिसके शीर्ष के ऊपर एक शीर्षस्थ अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, शिखर पर एक अधिकारी होता है, जिसके द्वारा वास्तव में नीचे आदेश दिए जाते हैं। अर्थात आदेशों का एक क्रम होगा। क्या क्रम होगा? कि क नामक शीर्षस्थ अधिकारी ख को आदेश देगा, ख ग को आदेश देगा, घ को और घ च नामक अधिकारी को आदेश देगा। और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होगा। उत्तरदायित्व क्या होगा? च2 घ2 के प्रति उत्तरदायी होगा, घ2 ग2 के प्रति और घ2 ख2 के प्रति और ख2 क के प्रति उत्तरदायी होगा। तो मतलब आदेश ऊपर से नीचे होगा और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होगा। फिर से बोलो, आदेश का क्रम नीचे से ऊपर होगा जबकि उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर होगा। और ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को जो है लांघा नहीं जा सकता। जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो क्या हम बीच में 3-4 सीढ़ियों को छोड़ करके सीधा छलांग लगाएंगे?
अगर सीधा छलांग लगाएंगे तो गिरने का डर रहेगा। अगर उतरते हैं तो भी ये नहीं है कि इस सीढ़ी पर पैर रखा डायरेक्ट यहाँ पैर रखेंगे तो इसमें गिरने का डर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो आदेश दिए जाएं तो आदेश जो दिए जाएंगे वो आदेशों का भी एक क्रम होगा, बीच में किसी भी क्रम को छोड़ा नहीं जाएगा। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जंजीर का निर्माण कड़ियों से होता है, उसी प्रकार से जो ये संगठन होता है इसमें जो पद सोपान होते हैं, ये पद सोपान एक प्रकार से एक जंजीर का निर्माण कर रहे हैं और ये विभिन्न प्रकार की कड़ियां हैं। तो यही तो पद सोपान है। ठीक है, अब इधर आइए, प्रशासन का ढांचा या संगठन की जो रचना है वह किस प्रकार से की जाए, यह एक प्रश्न था। इसका उत्तर मिला पद सोपान के सिद्धांत में। फिर मैंने यहाँ नोट किया है, वास्तव में पद सोपान कहते किसे? संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य कार्य एवं सत्ता का जो विभाजन होता है, कार्य एवं सत्ता का जो विभाजन होता है, वही पद सोपान होता है। तो यहाँ आपके सामने डीजी, आईजी, डीआईजी, इनमें कार्य और सत्ता का क्या होता है? बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, इनके अधिकार तय किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में लिखा है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण। अर्थात वास्तव में पद सोपान का सीधा सा अर्थ यह है कि निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण होता है। तो आप यहां देखिएगा, निम्न स्तर है कांस्टेबल, उसके बाद इससे ऊपर कौन है? हेड कांस्टेबल, इससे ऊपर कौन है? सब इंस्पेक्टर। तो ये क्रम इस तरीके से चला जाएगा और लास्ट में कौन होता है? डीजी होता है। तो वास्तविक रूप में निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही पद सोपान कहलाता है। तो यहाँ निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा, वास्तविक रूप में डीजी ही शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है, ये सभी को आदेश देता है। लेकिन इसमें आदेशों का क्रम होगा, डीजी आईजी को देगा, आईजी डीआईजी को देगा। और नीचे से हम चलते हैं तो वास्तविक रूप में कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्रम नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। इसलिए निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही पद सोपान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आईजी पर डीआईजी का होगा, डीआईजी पर आईजी का नियंत्रण होगा। मतलब निम्न स्तर पर उच्च स्तर का, मैंने लिखा निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण ही पद सोपान कहलाता है। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं या इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये एक पिरामिड बनाया है मैंने। पिरामिड में क्या होता है कि वास्तविक रूप में आधार के ऊपर क्या होता है? कर्मचारी की संख्या ज्यादा होती है लेकिन अधिकार कम होते हैं। शीर्ष में क्या होता है? कर्मचारी एक ही होता है, शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है, लेकिन इसके पास संपूर्ण अधिकार होते हैं। वास्तविक रूप में पूरा जो ये संगठन है वह शीर्षस्थ पदाधिकारी के अधीन होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। तो ये आपके सामने श्रेणीबद्ध प्रशासन एक क्रम है। इसमें ये क्रम क्या है मैंने समझा दिया है। अगली बात आ रही है, इसको अंग्रेजी में हायरार्की भी बोलते हैं। पद सोपान को अंग्रेजी में हायरार्की बोलते हैं और इस पद सोपान के सिद्धांत को स्केलर पद्धति भी कहा जाता है। स्केलर पद्धति भी कहा जाता है। हायरार्की अंग्रेजी में इसको कहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ होता है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण, जो कि यहाँ भी ये बात आ गई है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। तो आप देख सकते हैं निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ आप जाइएगा। ये बात अपने आप में क्लियर है। इसके बाद में इसके पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। तो सामान्य बातें मैंने आपको समझा दी है, जिससे कि आपको पद सोपान के सिद्धांत को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आए, फिर चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब इसका पहला पार्ट लेते हैं, पद सोपान सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। अब विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं आएंगी। आपने जो यहाँ पर ये जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, भारत के अंतर्गत जो राज्य है, राज्यों का पुलिस संगठन का उदाहरण दिया है। तो पुलिस संगठन में सबसे ऊपर कौन होता है? डीजी होता है। सबसे नीचे कौन होता है? कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है। ये क्रम होगा इसका, ठीक है। तो इसके आधार पर, इस पिरामिड के आधार पर हम पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताएं बना सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं आएंगी। ये दोनों जो मैंने डायग्राम बनाए, इन दोनों डायग्रामों से पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताएं बनाई जा सकती है। कैसे? जैसे नंबर 1, ऐसा संगठन पिरामिडाकार होता है। अर्थात वास्तविक रूप में जिस संगठन की रचना पद सोपान के आधार पर की जाती है, उसका जो आकार होता है वह पिरामिड आकार प्रकार का होता है, या उसका जो आकार होता है वह पिरामिड के रूप में होता है। पिरामिड किसके कहते हैं? पिरामिड उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत आधार पर कर्मचारियों की संख्या बहुत होती है लेकिन अधिकार नाम मात्र के होते हैं, जबकि शीर्ष पर एक शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है जिसके पास संपूर्ण अधिकार होते हैं, पूरे संगठन पर इसका नियंत्रण रहता है। इसे ही कहते हैं पिरामिडाकार। अर्थात पद सोपान के आधार पर जिस संगठन की रचना की जाती है, उस संगठन का जो आकार होता है वह पिरामिड प्रकार का होता है या पिरामिडाकार होता है। अर्थात इसमें शीर्षस्थ पदाधिकारी
एक ही होता है, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, एक शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है। जैसे यहाँ क नामक शीर्षस्थ पदाधिकारी है और उसके बाद में इसके नीचे विभिन्न अधिकारी होते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं डीजी। इसके बाद में नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो अधिकारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और अधिकार कम होते चले जाएंगे। यस। दूसरी विशेषता है पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में पद सोपान के आधार पर जब संगठन की रचना की जाती है, प्रशासन का ढांचा निर्धारित किया जाता है, तो उसमें पूरे प्रशासनिक क्रियाकलाप को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार की इकाइयां और उप इकाइयां हैं, इकाइयां और उप इकाइयां हैं, इनको विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा है सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक एक स्तर में से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। आप स्वयं देखिएगा, सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः एक एक स्तर में से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो आप स्वयं देखिएगा इधर डीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, तो ये क्रम से गुजर रहे हैं। और लास्ट में कौन है? कांस्टेबल अर्थात सिपाही, और ये क्या है? हेड कांस्टेबल अर्थात मुख्य सिपाही। तो ये क्रम हो गया, ठीक है भाई। चौथा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये विशेषताएं आप इन दोनों डायग्रामों के आधार पर इजीली समझ सकते हैं। और यदि आपको फिर भी दिक्कत आती है तो प्रथम लेक्चर हमारा आप देखिएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। चौथा है आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। अर्थात वास्तविक रूप में जब किसी संगठन की रचना पद सोपान के आधार पर की जाती है तो उसमें आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। आदेश की एकता के नियम का मतलब यहाँ ये होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ जैसे राज्य को पुलिस संगठन का उदाहरण हमने लिया है, तो शीर्षस्थ पदाधिकारी कौन होगा? डीजी होगा। फिर डीजी आईजी को आदेश देगा, आईजी डीआईजी को देगा। तो ये आदेशों का एक क्या होगा? नियम होगा जिसका कि पालन होता है। यहाँ पर इस आदेश की, यहाँ क्या लिखा मैंने? आदेश की एकता के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, क्रम से आदेश दिया जाएगा। पांचवा है विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से अच्छी तरह संबद्ध होती हैं। अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं जैसे डीजी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एएसपी है, सर्किल इंस्पेक्टर, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, तो ये क्या हो गया? विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से अच्छी तरह से संबंध होती हैं। तो ये सभी एक दूसरे से संबंध होती हैं। आदेश की बात आती है तो ऊपर से नीचे जाता है, उत्तरदायित्व की बात आती है तो नीचे से ऊपर जाता है। उत्तरदायित्व तो नीचे से ऊपर और आदेश ऊपर से नीचे की तरफ। यस। छठी विशेषता है विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। अब इसमें जो विभिन्न स्तर होते हैं, चाहे पिरामिड आकार पर देखें, ख नामक अधिकारी है, ख1 ख2 अधिकारियों को आदेश देगा, ख1 ख2 ग1 ग2 को आदेश देगा, या इधर देखिएगा डीजी आईजी को देगा, आईजी डीआईजी को आदेश देगा। इसका मतलब क्या है? विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। विभिन्न जो स्तर होते हैं इन सभी को किसी न किस रूप में अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट सातवां है इससे संगठन की विभिन्न इकाइयों को कार्य में परस्पर समन्वय बना रहता है। ध्यान दें, इससे संगठन की विभिन्न इकाइयों के कार्य में परस्पर समन्वय या तालमेल बना रहता है। अर्थात वास्तव में जब किसी संगठन की रचना या प्रशासन का ढांचा पद सोपान सिद्धांत के आधार पर किया जाता है तो उसमें विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत परस्पर समन्वय रहता है। तो यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा इन विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत परस्पर समन्वय रहेगा, तालमेल रहेगा। इधर भी आप देख सकते हैं डीजी आईजी डीआईजी इन सब में भी परस्पर समन्वय या तालमेल रहेगा, जिससे कि वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत ठीक प्रकार से क्रियाकलाप या कार्य किया जा सकता है। ये 7 विशेषताएं होगी किसकी? पद सोपान के सिद्धांत की। अब इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं वह है पद सोपान प्रणालियों के प्रकार। अर्थात पद सोपान की जो प्रणालियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो एक विद्वान है, जैसा मैंने लिख भी दिया है, फिफनर और शेरवुड ने 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां बतलाई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां बतलाई हैं। मैंने यहां पर नोट कर दिया है नाम। पहला है कार्य आधारित पद सोपान। कार्य आधारित पद सोपान के अंतर्गत वास्तविक रूप में कर्मचारी का जो स्थान निर्धारित किया जाता है वह उसके कार्य, अधिकार और कर्तव्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मैंने जैसे यहाँ नोट किया है, कार्य, अधिकार, कर्तव्य के अनुसार कर्मचारी का स्थान निर्धारित किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर जिस व्यक्ति को जितने ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं उसका स्थान उतना ही उच्च होता है। आप इधर देख सकते हैं कार्य आधारित
मतलब यहाँ वास्तव में जैसे डीजी है, आईजी है, तो किसके पास अधिकार ज्यादा होंगे? डीजी के पास में होंगे, क्योंकि शीर्षस्थ पदाधिकारी है। तो वास्तविक रूप में कार्य आधारित पद सोपान के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्य के आधार पर यहाँ पदों का क्रम होता है। आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कार्य, अधिकार, कर्तव्य के अनुसार कर्मचारी का स्थान यहाँ निर्धारित किया जाता है। दूसरा है प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान। वास्तविक रूप में यहाँ पद के आधार पर कर्मचारी का स्थान निर्धारित किया जाता है। विशेषकर सेना में यह पद्धति पाई जाती है। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि यह किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसका क्या पद है उस पद को महत्व दिया जा रहा है। तो पद के आधार पर यहाँ वास्तविक रूप में जो पद सोपान का क्रम होता है उसका उल्लेख किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है, जैसे कर्नल है आर्मी में, सेना में, तो कर्नल जो होता है वह चाहे युद्ध के मोर्चे पर हो या फिर दिल्ली सेना मुख्यालय में बैठा हुआ कोई रणनीति, युद्ध की रणनीति तय कर रहा हो, दोनों ही जगह वह कर्नल की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ वास्तविक रूप में पद को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान है। तो ये सेना में ये पद्धति पाई जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेना में निम्न में से पद सोपान की कौन सी प्रणाली पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान। तीसरा है कुशलताओं का पद सोपान। वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जो पदों का क्रम होता है, पदों का जो क्रम होता है वह योग्यता एवं दक्षता के बल पर होता है। जैसे औद्योगिक संगठनों के अंतर्गत वास्तविक रूप में कुशलताओं के आधार पर ही पदों का क्रम होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, योग्यता एवं दक्षता पर बल दिया जाता है इसमें। और औद्योगिक संगठन के शीर्ष पर उत्पादन अभियंता होता है और उत्पादन अभियंता की सहायता के लिए अन्य सहायक अभियंता होते हैं। तो कुशलताओं के आधार पर पद का जो सोपान होता है उसमें विशेषकर योग्यता एवं दक्षता के ऊपर बल दिया जाता है। क्या कहा मैंने? योग्यता एवं दक्षता पर बल दिया जाता है, और विशेषकर ये औद्योगिक संगठनों के अंतर्गत पाया जाता है। और चौथा है वेतन आधारित पद सोपान। इसके अंतर्गत पदों का जो क्रम होता है वह पदों का क्रम वेतन के आधार पर होता है। अर्थात वास्तविक रूप में सर्वोच्च वेतन पाने वाला, मतलब अधिक वेतन पाने वाला सर्वोच्च शिखर पर होता है, शीर्ष पर होता है, और निम्न वेतन पाने वाला निम्न स्तर पर होता है। निम्न वेतन पाने वाला, कम वेतन पाने वाला निम्न स्तर पर होता है, नीचे स्तर पर होता है, और सर्वोच्च अधिक वेतन पाने वाला सर्वोच्च शिखर पर होता है। इसे कहते हैं वेतन आधारित पद सोपान। तो वास्तव में फिफनर और शेरवुड ने पद सोपान की 4 प्रणालियां बताई है, जो कि मैंने आपको समझा दी है। इसमें किसी रूप में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, पहला है कार्य आधारित पद सोपान, दूसरा है प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान, और तीसरा है कुशलताओं का पद सोपान, और चौथा है वेतन आधारित पद सोपान। मतलब जो ये पदों का क्रम है सीढ़ी नुमा, ये पदों का जो क्रम है, ये क्रम किस प्रकार से जो है निर्धारित किया जाता है, इसके लिए भी 4 प्रकार की प्रणालियां हैं, जो कि मैंने आपको समझा दी है। तो ये हो गया आपका संगठन के सिद्धांत में जो पद सोपान का सिद्धांत है, उस पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताएं और पद सोपान प्रणालियों के प्रकार। तो आपसे एग्जाम में पद सोपान प्रणालियों के प्रकार के ऊपर किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, या पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताओं के संदर्भ में भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर जो है पद सोपान का जो सामान्य भावार्थ होता है उसके ऊपर भी किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अंत में एक बात जरूर कहूंगा मैं कि पद सोपान को वास्तविक रूप में अंग्रेजी में हायरार्की कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि हमने हायरार्की तो पढ़ा ही नहीं है। और पद सोपान के सिद्धांत को जो दूसरा नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? स्केलर पद्धति दिया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप पद सोपान के सिद्धांत की विशेषताओं को और पद सोपान की प्रणालियों के प्रकार को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।